ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज ADPKD। अमेरिका में इस मर्ज के तकरीबन 6 लाख मरीज हैं और पाकिस्तान में मेरा ख्याल है कि ये 10 लाख से भी ज़्यादा होंगे, आल्दो कि उनको पता नहीं है। ADPKD बड़ा ही पेचीदा मर्ज है और इसको समझने में नेफ्रोलॉजिस्ट साइंसदान बड़ी देर से लगे हुए हैं। 2025 में एक नया ब्रेक थ्रू हुआ है कि पहली दफ़ा इसका बड़ी डिटेल से जिक्र गाइडलाइंस में आया है, जिन गाइडलाइंस में बताया गया है कि इसको डायग्नोस कैसे करना है, इसकी ट्रीटमेंट क्या है, इसका प्रोग्नोसिस क्या है और फ्यूचर में हमारे पास इससे रिलेटेड क्या होप्स हैं, और ये सब कुछ डिस्कस करेंगे हम आज के एपिसोड में। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर अवैज़ ज़का फ्रॉम एक्सपर्ट कौंसल क्लिनिक ऑफ लाहौर, अपने नेफ्रोलॉजी सीट से, अपने घर वाले स्टूडियो से। हमारे सादा टॉपिक्स वाली वीडियोस का सिलसिला तकरीबन ख़त्म हो चुका है और पिछली एपिसोड एनिवर्सरी वाली एपिसोड के बाद अब हम पेचीदा टॉपिक्स में एंटर होंगे, जो कि वक्त के साथ साथ पेचीदा होते जाएंगे। मुझे पता है कि इन टॉपिक्स के व्यूज़ यूजुअली कम होते हैं, लेकिन ये उतने ही गहरे और मालूमाती हैं जितने के जनरल सिंपल टॉपिक्स होते हैं। आज हम जंप करते हैं ADPKD में। ADPKD के टॉपिक की जो 3-4 मेन चीज़ें हैं जो हमें नई समझ आ रही हैं रिसर्च के मुताबिक और जिनके बारे में गाइडलाइंस आ चुकी हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे, उनसे पहले ADPKD को समझना बड़ा ज़रूरी है कि ये मर्ज़ एक्चुअली है क्या। बड़े ही आसान अल्फाज में, जीन्स में कुछ ऐसी म्यूटेशन होती है, 2 बड़े जीन्स इसके लिए आइडेंटिफाई किए गए हैं, उनमें ऐसी चेंजेस होती हैं कि जो हमारी किडनी के ट्यूब्यूल्स जो कि फिल्टर्स हैं, उनमें से कुछ सेल्स खुद ही बहुत ज़्यादा ग्रो करना शुरू कर देते हैं। कैंसर सेल की तरह आप एग्जांपल ले लें, उनका ग्रोथ का पैटर्न ये होता है कि वो एक सिस्ट या बुलबुला सा बना लेते हैं और जब वो 2 सेंटीमीटर से बड़े हो जाते हैं उस बुलबुले का साइज़, तो वो ट्यूब्यूल से डिटैच हो जाते हैं और इंडिपेंडेंटली ग्रो कर रहे होते हैं। उनके अंदर फ्लूइड इकट्ठा होता है, वो फिर गुर्दे के नॉर्मल टिश्यू को प्रेस करता है, उसको डिस्ट्रॉय करता है, जिसकी वजह से हमें गुर्दे का मर्ज होता है। गुर्दे का जो हेल्दी टिश्यू है वो इन बुलबुलों के दरमियान पिस जाता है, अपना गुर्दा सही काम नहीं कर सकता, ब्लड प्रेशर हाई रहता है, गुर्दे के अंदर इन्फ्लेमेशन होती जाती है और मरीज CKD में एंटर होकर प्रोग्रेसिवली वर्स होता जाता है। यूजुअली अमूमी तौर पे मरीज 5वें या चौथे डेकेड में एंड स्टेज पे पहुंच जाता है, यानी कि उसका गुर्दा मुकम्मल काम करना छोड़ देता है। इस चीज़ को समझना इसलिए ज़रूरी था कि अगले जो तीनों पार्ट हैं एपिसोड के, वो इस बेसिक इन्फॉर्मेशन पे डिपेंड करते हैं कि डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट इन बेसिक चीज़ों से कैसे रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम चलते हैं डायग्नोसिस पे। जो ADPKD का डायग्नोसिस होता है वो बनता है किडनी के साइज पे, उसके ऊपर कितनी सिस्ट हैं उस पे, और इन गाइडलाइंस में क्लियर कर दिया गया है कि हमारा मेन टेस्ट जो कि पूरी थर्ड वर्ल्ड कंट्री में भी अवेलेबल है वो अल्ट्रासाउंड ही रहेगा। और अल्ट्रासाउंड पे हम साइज़ को डिटरमिन करके उसकी हैयत के मुताबिक कि साइज़ कितना इंक्रीज़ हो रहा है, हम देखेंगे कि गुर्दे का मर्ज कैसा चल रहा है, ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ का मरीज़ कितना बीमार हो रहा है, ख़राब हो रहा है। जो और अभी रिसर्च हो रही है उसमें जानने की कोशिश की जा रही है कि सिस्ट की स्ट्रक्चर से हमें कुछ आइडिया हो, जो पैरेन्काइमल टिश्यू है सिस्ट के दरमियान उसकी रेशो से कुछ आइडिया हो कि क्या हम कुछ कह सकते हैं कि कौन सा मरीज़ ज़्यादा ख़राब होगा, कौन सा कम ख़राब होगा, किस पे ज़्यादा फोकस करना है, किस पे नहीं करना। ये अभी सारा रिसर्च का टॉपिक है, लेकिन अल्ट्रासाउंड और अल्ट्रासाउंड पे गुर्दे का साइज़ मेन डायग्नोस्टिक टेस्ट डिटरमिन हो चुका है। दूसरा जो डायग्नोसिस का पार्ट है वो है जेनेटिक स्टडीज़। अच्छा, जेनेटिक स्टडीज़ में पाकिस्तान को बड़ा सिंपल समझा जाता है कि जैसे आप हेपेटाइटिस C का PCR कराते हैं, वो आ जाएगा पॉजिटिव तो पॉजिटिव है, नेगेटिव आ जाएगा तो नेगेटिव है। जो ये वाली बीमारियां हैं जो जीन्स से डिटरमिन होती हैं, स्पेशली किसी एक जीन में म्यूटेशन से, वो बहुत मुश्किल हो जाती हैं क्योंकि हज़ारों म्यूटेशन होती हैं और बाज़ औक़ात कुछ लैब्स, कुछ जेनेटिक टेस्ट उन म्यूटेशंस को पिक नहीं कर पाते। अब फॉर एग्जांपल ADPKD होती है PKD1 और PKD2 जीन में म्यूटेशन से, और इस म्यूटेशन की वजह से एक पॉलीसिस्टिन प्रोटीन या मटेरियल होता है जिसकी खराबी की वजह से आगे सारा खराबी का सिलसिला चलता है।
अब ये जो PKD1 PKD2 जीन्स हैं, इनमें PKD1 में तकरीबन 2000 या 4000 म्यूटेशंस आइडेंटिफाई हुई हैं और PKD2 में तकरीबन 2000। अब कोई लैब इनको आइडेंटिफाई कर सके ना कर सके, इसी तरह कुछ ऐसे जीन्स और उनमें म्यूटेशंस हैं जो कि अभी रिसर्च में हैं, जिनका कंफर्म नहीं है कि ये AD-PKD करवाते हैं, लेकिन पॉसिबल है। जिसका कहने का मतलब है कि आपका नेगेटिव जेनेटिक टेस्ट कंफर्म नहीं करता कि आपको AD-PKD नहीं है, और इस बात को अभी समझना मुश्किल है। और स्पेशली थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में जहाँ पे हमारे पास स्टैटिस्टिशियंस और जेनेटिस्ट जो कि जीन्स के बारे में काउंसलिंग करते हैं वो अवेलेबल नहीं है, तो हमें इससे ज़रा संभल के ही लेके चलना चाहिए। दूसरी चीज़ है इसकी ट्रीटमेंट। अभी तक 2018 से पहले तक AD-PKD की ट्रीटमेंट सिर्फ थी कि आपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है, लाइफस्टाइल हेल्दी रखना है। फिर 2018 में पहली दफ़ा टॉलवेप्टन के नाम से एक ड्रग अप्रूव हुई जो कि डिफरेंट मकासद के लिए यूज़ की जा रही थी पास्ट में, लेकिन 2018 में FDA ने इसको AD-PKD के लिए अप्रूव कर दिया, जिसका मतलब है कि इसके यूज़ से सिस्ट का साइज़ बढ़ने का चांस कम हो जाता है। ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ ने जो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना होता है उसकी स्पीड ज़रा कम हो जाती है। अब गाइडलाइंस रेकमेंड कर रही हैं कि हमारे पास इस ड्रग का काफ़ी एक्सपीरियंस इकट्ठा हो चुका है, हमें इसको मोर रेगुलरली यूज़ करना चाहिए। और इसको यूज़ करना क्योंकि आसान नहीं है इसके साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से, तो उसके बारे में भी गाइड किया गया है। इन पेशेंट्स को यूजुअली क्या मसले होते हैं? सबसे पहले बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, क्योंकि इसका काम करने का तरीका ऐसा है कि ये प्यास लगाता है। फिर जब आपको प्यास ज़्यादा लगती है तो आपको पेशाब भी ज़्यादा आता है। स्पेशली इन मरीज़ों को रात को बार बार उठ के पेशाब करना पड़ता है, तो मरीज़ की क्वालिटी ऑफ लाइफ और जो उसकी AD-PKD डिज़ीज़ है उसमें एक बैलेंस करना पड़ता है कि क्या इस मरीज़ को इस टॉलवेप्टन का फ़ायदा होगा कि नहीं। फिर ये टॉलवेप्टन आपके जिगर के, लिवर के जो टेस्ट हैं उनको अफेक्ट करता है, लिवर फेलियर भी करवा सकता है, इसलिए उसको तकरीबन हर महीने पहले साल 2 साल तक मॉनिटर करना होता है। ये दवा इस्तेमाल करना आसान नहीं है, ना ही मरीज़ के लिए ना ही नेफ्रोलॉजिस्ट के लिए, और स्पेशली हमारे पाकिस्तान जैसे सिस्टम में जहाँ पे मरीज़ और डॉक्टर के दरमियान कोई राब्ता नहीं रहता क्लिनिक से निकलने के बाद, इसका इस्तेमाल बहुत ही मुश्किल है। फिर और हमारी पुरानी दवाइयाँ रीडायरेक्ट की जा रही हैं AD-PKD की ट्रीटमेंट के लिए, जिनमें बड़े बड़े नाम हैं मेटफॉर्मिन जो कि ग्लूकोफेज के नाम से आप डायबिटीज़ में यूज़ करते हैं, और SGLT2 इनहिबिटर्स, मशहूर ज़माना नई किडनी की दवाइयाँ, उनके बारे में भी बड़ी रैपिडली रिसर्च आ रही है कि AD-PKD में उनका काफ़ी फ़ायदा है और वो प्रोग्रेशन को स्लो करती हैं। फिर कुछ हमारी फ्यूचरिस्टिक ड्रग्स हैं जो कि उन मैकेनिज्म पे जाके अफेक्ट कर रही हैं जिनको हमने पहले पार्ट में डिस्कस किया। कुछ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ हैं, कुछ जो ये AD-PKD के म्यूटेशन से जीन्स प्रोड्यूस होते हैं, या उन जीन्स को मॉडिफाई करने के लिए हैं, या उन जीन्स से प्रोड्यूस होने वाले केमिकल्स को फाइट के लिए हैं, ताकि AD-PKD का मर्ज बढ़े ना। जड़ से ख़त्म नहीं हो सकता, लेकिन उसको बढ़ने से रोकने की कोशिशें की जा रही हैं, और ये सारी अभी एनिमल और बेयरली ह्यूमन रिसर्च में आई हैं, और मे भी इनको अगले 5-10 साल लग जाएं मार्केट में आते हुए, या ये कंफर्म करते हुए कि FDA इसको अप्रूव करेगी ह्यूमंस में इस्तेमाल के लिए। तीसरा पार्ट है प्रोग्नोसिस का। इन गाइडलाइंस के मुताबिक AD-PKD का फ्यूचर में प्रोग्नोसिस बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि हमारे पास डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी बढ़ रही है, हमारे पास ट्रीटमेंट वाले और फॉलोअप वाले टूल्स बेहतर हो रहे हैं। तो अगर हम इसको अच्छे तरीके से लेके चलें, जल्दी आइडेंटिफाई करें, प्रॉपर ट्रीटमेंट करें, तो प्रोग्नोसिस इस बीमारी का बहुत अच्छा होने वाला है। और मुझे होप है कि अगले 5-10 साल में हमारे पास इस मर्ज़ के लिए बहुत अच्छे इलाज आ चुके होंगे। आखिरी पार्ट है लाइफस्टाइल। हर गुर्दे के मर्ज की तरह AD-PKD में भी लाइफस्टाइल को अंडर एस्टिमेट करना बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी है। बल्कि अब कुछ रिसर्च इस तरह की आ रही है कि अच्छी डाइट और स्पेशली कीटो डाइट से आप AD-PKD की प्रोग्रेशन को कम कर सकते हैं। उनकी मैकेनिज़म्स क्या हैं, वो सारी थ्योरीज हैं, लेकिन डॉक्टर थॉमस वाइम्ब उसकी रिसर्च के मुताबिक हमारे पास अब ये रिजल्ट्स आ रहे हैं
कि एडी पीकेडी की प्रोग्रेशन स्पेशली कीटोजेनिक डाइट से बहुत कम हो जाती है। मैं खुद कीटोजेनिक डाइट के फेवर में नहीं हूँ, ये सस्टेनेबल नहीं है, इसके अपने मसले मसाइल हैं। लेकिन अगर आप अपनी बाकी सारी डाइट को और लाइफस्टाइल को इतना हेल्दी कर लें कि आप कीटोसिस के करीब करीब रहें, जिसका मतलब है कि आप कार्बोहाइड्रेट कम खाएं और अपनी खुराक को ज़्यादा फ्रेश वेजिटेबल्स प्रोटीन्स पे लेके जाएं, कुछ फैट पे भी, तो आप वही सारे फ़ायदे अचीव कर सकते हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि अगले कुछ सालों में हमारे जो लाइफस्टाइल फैक्टर्स एडीपीकेडी को इन्फ्लुएंस करते हैं उनके बारे में भी हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तब तक के लिए आप ये याद रखें कि अगर फ़र्ज़ करें ये लाइफस्टाइल फैक्टर एडीपीकेडी को डायरेक्टली फ़ायदा नहीं भी पहुंचाते, पर आप कम अज़ कम अपने पहले ही बीमार गुर्दे के ऊपर बर्डन डालना तो बंद करें। डायबिटिक तो ना होकर बैठ जाएं, ओबीस तो ना होकर बैठ जाएं। सेडेंटरी लाइफस्टाइल से जो इन्फ्लेमेशन है उसको एडीपीकेडी वाली इन्फ्लेमेशन के ऊपर और तो ना ठोक दें, उससे तो आप अपनी बचत कर सकते हैं। एपिसोड को हम कंक्लूड करते हैं कि एडीपीकेडी का अगले 5 से 10 साल में बड़ा ब्राइट फ्यूचर है। मेरी अपनी उम्मीद है कि हमारे पास इसकी मुकम्मल ट्रीटमेंट आ जाएगी। एडीपीकेडी की ट्रीटमेंट पाकिस्तान में भी अवेलेबल है। मेरे 1-2 मरीज़ इस पे काम कर रहे हैं और बड़ा अच्छा, किसी साइड इफ़ेक्ट के बगैर चल रहे हैं। और मैं प्रेफर करूँगा कि हम पाकिस्तान में इन टूल्स को, लैब्स को, ट्रीटमेंट्स को, फॉलोअप्स को यूज़ करके एडीपीकेडी के पेशेंट्स को एंड स्टेज रीनल डिजीज़ पर पहुँचने से पहले पहले बचाएं। एडीपीकेडी के बारे में मैंने एक एपिसोड तकरीबन 2-2.5 साल पहले की थी। उसका लिंक और उसका थंबनेल मैं यहाँ पे दे दूंगा, एपिसोड का नंबर भी दे दूंगा, उसको भी आप ज़रूर स्टडी करें। उसमें डिफरेंट किस्म की डिटेल हैं। ये सिर्फ अपडेट थी। आपका एडीपीकेडी के बारे में क्या ख्याल है? क्या आपकी फैमिली में कोई पेशेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ का है? वो कैसे इलाज कर रहा है? वो किस स्टेज पर डायग्नोज हुआ? एक्सपीरियंस आपने ज़रूर शेयर करना है। अगली एपिसोड मोस्ट लाइकली जुमे वाले दिन की अगली एपिसोड एक बड़े ही कॉम्प्लेक्स सोशो फिलोसोफो रिलीजियस टॉपिक पे होगी, जिसके बाद हो सकता है आप मुझे गालियाँ निकालें, लेकिन हमने इस टॉपिक को ज़रूर डिस्कस करना है। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।